हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित शर्मा। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने आपके विश्लेषिक फलन के बारे में चर्चा की थी। विश्लेषिक फलन क्या होता है? तो विश्लेषिक फलन की हमने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो प्रांत डी के लिए और एक किसी पॉइंट के लिए, कि एक फलन एफ जेड अपने प्रांत डी में विश्लेषिक कब होगा? जब प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? अवकलनीय हो। और सेकंड डेफिनेशन जो पॉइंट के लिए बताई थी वो ये बताई थी कि एक फलन एफ जेड किसी पॉइंट पर विश्लेषिक कब होगा? तब वो उस पॉइंट पर अवकलनीय हो तथा उसका जो आस पड़ोस है यानी प्रतिवेश है उसके प्रत्येक बिंदु पर भी अवकलनीय होना चाहिए। ये हमने लास्ट चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। आज हम टॉपिक देखेंगे फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यानी एफ जेड जो है वो विश्लेषिक हो, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन यानी आवश्यक शर्त क्या है वो चीज आज हम देखेंगे और उसको देखेंगे एक थ्योरम के द्वारा। थ्योरम नंबर 3.7.4 आपके पेज नंबर 50 पे है। ये काफी मोस्ट थ्योरम है, काफी बार एग्जाम में आई हुई है, काफी लेंथी है, इसको हम देखेंगे आज। देखिएगा, मैं आपको साथ में जो पीडीएफ नोट्स है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी अवेलेबल करवा रहा हूं, तो वहां से भी आप इनको नोट कर सकते हैं। और आप देखिए इनको सीरियसली लें, क्लासेस को आपके लिए ये सब किया जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फलन एफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक शर्त जो प्रमेय नंबर 3.7.4 है उसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, आप नोट कर लेना अपनी बुक से। स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई के प्रांत डी में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि यू तथा बी प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब कौशी रीमान समीकरण क्या होती है? कौशी रीमान समीकरण यानी सीआर इक्वेशन, सियावर रामचंद्र की जय बोलते हुए सीआर इक्वेशन को अपन पढ़ते हैं। कौशी रीमान समीकरण ये होती है डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल बी बाई डेल वाई तथा डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अब आप ये बोलोगे कि सर हमको ये याद कैसे हो? तो इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए, अल्फाबेट में पहले यू आता है, फिर बी आता है और पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है। तो पहले वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ बिठा दो, तो डेल यू बाय डेल एक्स और बराबर डेल बी बाय डेल वाई। तो पहले वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ बिठाया, मतलब हमने सही काम किया है। सही का मतलब प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस मतलब, और प्लस क्या होता है? अदृश्य होता है, कभी दिखाई नहीं देता, इसलिए कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे कि पहले वाले के साथ दूसरे वाले को और दूसरे वाले के साथ पहले वाले को, मतलब हमने काम क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब ऋणात्मक काम कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक है, इससे आप कभी नहीं भूलोगे, हमें ऐसी उम्मीद है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि देखिए, ये कुछ इस थ्योरम से पहले छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्चुअल एजुकेशन दी जाएगी आपको। देखिए, फलन एफ जेड बराबर है यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई। किसी भी जो फलन होता है सम्मिश्र फलन, उसको ये लिखने की परंपरा होती है एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई। यहाँ पर जो यू एक्स वाई होता है वो इस फलन का वास्तविक भाग होता है और बी एक्स वाई काल्पनिक भाग होता है, और ये दोनों जो होते हैं वो चर एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। इसको शॉर्ट में हम एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी से भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी ये जो पूरी बुक है ना, इसमें जो सम्मिश्र फलन है उसको इसी तरीके से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझें, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह क्या लिख देंगे हम? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x वाई। तो ये क्या है? एक्स और वाई का फंक्शन है, तो इसको हम यू एक्स वाई मान लेंगे, और ये भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो इसको क्या मान लेंगे? वी एक्स वाई मान लेंगे। और ये क्या है? एफ जेड। तो देखिए,
ये लिखने का तरीका होता है एक सम्मिश्र फलन को, किसी भी सम्मिश्र फलन को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। क्लियर है? अब अपनी थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये है कि u और v हैं वो प्रांत d में कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करें, ये प्रूव करना है, यानी कॉची रीमान समीकरण प्रूव करनी है। और मान के क्या चलेंगे कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक है। मैंने क्या बोला कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक है, ये मान के चलेंगे हम। और क्या प्रूव करेंगे कि प्रांत डी में u और v कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिएगा इसका प्रूफ। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, यही तो है। प्रांत डी में विश्लेषक है, विश्लेषक मान लिया, विश्लेषक है, विश्लेषक मान लिया। ठीक है, अब विश्लेषक है तो विश्लेषक की डेफिनेशन से प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। तो लिखेंगे अतः एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होगा तो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय रूप से अवकलज विद्यमान होगा। अद्वितीय रूप से मतलब प्रत्येक बिंदु पर अवकलज का मान एक समान रहेगा। अतः अवकलज यानी एफ डैश जेड, अतः एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब प्रांत डी में अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान मतलब हर पॉइंट पर जो इसका एफ डैश जेड का मान है वो समान रहेगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर एफ डैश जेड के आपने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 वाला बताया था और एक जेड टेंड्स टू जेड 0 वाला बताया था। अब आपने यही फॉर्मूला क्यों यूज में लिया, जेड टेंड्स टू जेड 0 वाला क्यों नहीं लिया? कि देखिए हर चीज का मैंने आपको बताया था, मैंने हर टॉपिक में आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर करवाऊंगा, क्या, क्यों, कैसे। तो इसी को यूज में इसलिए लिया क्योंकि हमको लाना क्या है, हमको सीआर समीकरण, जो सीआर इक्वेशन है वो प्रूव करनी है। और जो सीआर समीकरण है, सीआर इक्वेशन है, उसमें डेल आता है, और ये जो डेल किससे आएगा, इस डेल्टा से ही आएगा। इसलिए इस वाले समीकरण को, इस वाले फॉर्मूले को यूज में लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर क्या होता है, एफ जेड बराबर होता है u प्लस आयोटा v, यानी इस फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो इन दोनों जो फलन हैं, सम्मिश्र फलन, इनको u और v की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिएगा एफ डैश जेड, अब u और v की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यानी x u एक्स वाई और v एक्स वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं तो डेल जेड, देखिए z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है x प्लस आयोटा y। तो डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। तो डेल्टा z की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा x और डेल्टा y। तो डेल्टा z टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा x टेंड्स टू भी 0 होगा और डेल्टा y टेंड्स टू भी 0 होगा। अब f ऑफ z बराबर क्या होता है, f ऑफ z बराबर होता है u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। तो इसी से इस फॉर्मूले को, ये जो फंक्शन है इनको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा
वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स। क्लियर है यहां तक। अपॉन डेल्टा जेड की जगह डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिएगा डेल्टा जेड का मान 0 की ओर अग्रसर है, तो डेल्टा जेड 0 की ओर किसी भी रास्ते से जाए सीमा का मान अद्वितीय आएगा। अद्वितीय आएगा मतलब सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सीमा किसके बराबर है? अवकलज के बराबर है। अवकलज प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो सीमा भी प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय रूप से मतलब अद्वितीय रूप से विद्यमान होगी। यानी किसी भी रास्ते से हम 0 की ओर जाएं तो जो सीमा का मान है वो अद्वितीय प्राप्त होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा जेड है वो 0 की ओर जाने के सबसे अच्छे दो रास्ते हैं इसके पास, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो केस नंबर फर्स्ट हम लेंगे। केस नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा आपको कि डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स अक्ष के अलोंग जा रहा है डेल्टा जेड 0 की ओर, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो देन y बराबर क्या होगा? 0। अब y 0 है तो डेल्टा y भी क्या होगा? 0 होगा। और डेल्टा y 0 है तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y होता है, तो डेल्टा z बराबर क्या होगा? डेल्टा x होगा। क्लियर है? और ये सारी वैल्यू आप यहां रखोगे तो f डैश z बराबर, अब देखिए जहां डेल्टा वाई है वहां तो वो तो 0 हो गया, तो डेल्टा वाई को तो हटा दो, तो ये हो गया डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यू हटाना किसको है? डेल्टा वाई को, तो यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन और ये देखिए डेल्टा वाई तो 0 हो गया, तो अपॉन डेल्टा एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा अब इसमें कुछ नहीं करना कि जो u वाले टर्म्स हैं उनको तो एक साथ लिख लो, v वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो, और जो डेल्टा एक्स है दोनों को अलग अलग करके लिमिट अलग अलग कर दो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया f डैश जेड बराबर, अब u लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब u वाले टर्म्स को एक साथ, तो u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब v वाले टर्म्स को एक साथ लिखो, तो देखिए आयोटा तो बाहर आ जाएगा, लिमिट लगाओ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिएगा ये हो गया v एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसके बाद आप सेकेंड ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, 11 से ही पढ़ के आए हो सेकेंड ईयर क्या, एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था आपने। अब इसी से ही देखिए इसको कंपेयरिंग कीजिए, एफ डैश देखिए यहां पे भी y है और यहां भी y है, मतलब y में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, तो y को आप भूल जाओ एक बार, ठीक है। लिमिट एफ डैश ए, तो यहां एफ डैश जेड है, यहां एफ डैश ए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच, तो एफ की जगह क्या है यहाँ पे यू है, तो यू ए की जगह कौन है एक्स, प्लस एच की जगह कौन है डेल्टा एक्स, वाई को भूल जाओ, माइनस एफ की जगह कौन है यू, ए की जगह कौन है एक्स, वाई को भूल जाओ, अपॉन एच की जगह कौन है डेल्टा एक्स। तो यानी एफ की जगह कौन है यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं u में परिवर्तन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल x लिख सकते हैं इसको, प्लस आएगा। अब इसमें देखो h टेंड्स टू 0, तो h की जगह कौन है डेल्टा x टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h, f की जगह कौन है v, अब ये y तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, y को भूल जाओ, a की जगह कौन है x, h की जगह कौन है डेल्टा x, माइनस f की जगह कौन है v, और a की जगह कौन है x, और h की जगह कौन है डेल्टा x। तो v में परिवर्तन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल x, और इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ये कैसे आया आपकी समझ में आ गया। अब केस नंबर फर्स्ट तो ये था कि जब x एक्सिस के अलोंग जाए डेल्टा z टेंड्स टू 0। अब केस सेकंड लेंगे कि डेल्टा z टेंड्स टू 0 अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो देन किसकी वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, x की 0 होगी तो डेल्टा x की वैल्यू 0 होगी, और डेल्टा z बराबर क्या होता है डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, तो डेल्टा x तो 0 हो गया, तो डेल्टा z बराबर आयोटा डेल्टा y। क्लियर है यहां तक। अब ये सारी वैल्यू आप इस समीकरण में पुट करोगे, तो f डैश z बराबर लिमिट, अब जहां डेल्टा x है वहां तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा y टेंड्स टू 0, ठीक है ओके। तो क्योंकि डेल्टा x तो क्या हो गया 0 हो गया, u अब डेल्टा x की जगह 0, यानी x y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v, डेल्टा x की जगह 0, तो यानी x y प्लस डेल्टा y माइनस uxy माइनस आयोटा vxy अपॉन, और ये डेल्टा x 0 हो गया, तो ये हो गया आयोटा डेल्टा y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ओके। अब देखिए वही u वाले टर्म्स को एक साथ v वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा देंगे। तो देखिएगा f डैश z बराबर लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 u x y प्लस डेल्टा y माइनस uxy, और नीचे क्या आ जाएगा आयोटा है, तो 1 अपॉन आयोटा को बाहर ले लो, तो ये हो गया 1 अपॉन आयोटा, और ये हो गया डेल्टा y। अब v वाले टर्म्स को एक साथ देखिए प्लस आएगा, आयोटा बाहर, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो v x y प्लस डेल्टा y माइनस v x y अपॉन आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो गया डेल्टा y, यहाँ लिमिट भी लगेगी प्लस लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, f डैश z बराबर 1 अपॉन आयोटा। अब देखिएगा इसी समीकरण से तुलना कीजिए, f की जगह कौन है u और h की जगह कौन है डेल्टा y, तो यहाँ पे x तो सेम है, x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, x को भूल जाओ, तो y में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे इसको तुलना करके मैंने आपको बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं हम, f की जगह कौन है u और परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, तो डेल u बाय डेल y प्लस प्लस प्लस। अब देखिए यहां पे x तो सेम है, y में परिवर्तन हो रहा है, फंक्शन कौन है v,
y में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे इसको तुलना करके क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल y। अब हम जानते हैं कि आयोटा कभी भी हर में नहीं आना चाहिए, और यदि आयोटा हर में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसके लिए आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आयोटा, और यहाँ नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस के आयोटा डेल u y डेल y प्लस डेल v y डेल y, और ये समीकरण नंबर 2, और ये f डैश। अब देखिए ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, दोनों में किसकी वैल्यू आई है, f डैश जेड की। अब हमने लिखा था कि f डैश जेड है वो क्या है, प्रांत डी में अद्वितीय रूप से विद्यमान है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर f डैश जेड का मान अद्वितीय है। तो यानी अद्वितीय है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर होंगे, तो y1 and 2, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 को बराबर कर दीजिए। एक ये डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाई डेल एक्स बराबर, इसको पहले लिख देते हैं समीकरण को, इसमें v वाले को पहले लिख देते हैं, डेल v बाई डेल y माइनस आयोटा डेल u बाई डेल y, दोनों बराबर कर दिए। अब देखिएगा आगे, जब अब ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी। हम जानते हैं कि जब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती हैं तो इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो अतः इसका रियल पार्ट क्या है, डेल u बाई डेल एक्स बराबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, डेल v बाई डेल y, और ये हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, डेल v अपॉन डेल x, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस के डेल u बाय डेल y। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल u बाय डेल y बराबर माइनस के डेल v बाय डेल x, माइनस को इधर ले जाके। ठीक है, और ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को आप ध्यान से देखिए, यही कौशी-रीमान समीकरण है, यही कौशी-रीमान समीकरण है। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 कौशी-रीमान समीकरण है। तो एक बार, और यही लानी थी ना हमें, तो एक बार सियावर रामचंद्र की जय तो बोल दो, सियावर रामचंद्र की जय। कौशी-रीमान समीकरण, और यही कौशी-रीमान समीकरण हमें प्रूव करने के लानी थी। तो लास्ट में आप देखिए, लास्ट में आप जो आपके थ्योरम का लास्ट में आप जो सेंटेंस लिखोगे कि अतः फलन एफ जेड के प्रांत डी में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध कौशी-रीमान समीकरण है, और यहां लिखोगे हेंस प्रूफ। तो जो बूढ़ी आत्मा है, आपकी कॉपी चेक करने वाली बूढ़ी आत्मा, वो आपको इस थ्योरम के फुल बटे फुल नंबर देगी। एक भी नंबर कटने के आपके चांसेस नहीं बनते हैं यदि आप इसको फुल डिस्क्रिप्शन से करोगे। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से इस थ्योरम को समझाने की कोशिश की। मेरे आप एक एक वर्ड को आप ध्यान से देखो तो आपके ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें इनकी। और मैं आपको अभी पीडीएफ जो नोट्स हैं मेरे हैंड रिटन, वो भी अवेलेबल करवा दूंगा इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।